हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। चलिए दोस्तों, लास्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम अपना चैप्टर नंबर 29 कवर कर रहे थे जिसका नाम था टैक्सेशन। तो उसी के एमसीक्यूज को हम आगे कवर करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको ऐप के थ्रू ही अवेल होंगे। और बाकी पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज भी आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं देरी ना करते हुए। पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन द टर्म पर्सन फॉर द टैक्स पर्पजेज। अब यहां पर आपको समझना है कि इनकम टैक्स का जो हमारा एक्ट था उसका नाम क्या था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन सभी को पर्सन कहकर डिफाइन किया गया है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पर्सन्स हैं, जो कि टैक्स पेयर हैं, वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट के। तो याद रखना है, सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, पर्सन्स को डिफाइन किया गया है जो भी टैक्स पेयर्स होंगे। तो उन टैक्स पेयर्स के अंदर कौन कौन शामिल होता है, तो सबसे पहले इंडिविजुअल शामिल होते हैं टैक्स पेयर के अंदर। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, उसके बाद जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो। लोकल अथॉरिटीज हैं, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, पर्संस कहकर डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और इन पर्संस को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं, अलग अलग टैक्स पेयर्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, ठीक है, उसके बाद कंपनीज होगी, फर्म्स हो गई, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया। तो ये सभी टैक्स पेयर्स हैं। इनके बारे में कहां पर डिफाइन किया गया है, तो इनके बारे में डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनमें से किसको पर्सन डिफाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अभी हमने काउंट किए थे कि किन किन को पर्सन कहा गया है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहां पर देखो, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी बिल्कुल पर्सन है। फिर आगे लिखा है ए ट्रस्ट ओनली। अब ये ओनली लिखने से क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, मीनिंग क्या चेंज हो गया कि केवल ट्रस्ट को ही कहा गया है, नहीं, केवल ट्रस्ट को तो नहीं कहा गया। तो एनजीओ ओनली, नहीं। ओनली ए कंपनी, नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव, नहीं, ऊपर वाले हैं लेकिन ओनली नहीं है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं यहां से ओनली शब्द हटा दूं तो ये सभी क्या बन जाएंगे, आपके पर्सन्स बन जाएंगे जो कि टैक्स पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो जो पर्सन्स टैक्स पेयर है उसके अंदर कौन शामिल होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, एनजीओज, ठीक है, ये सब कंपनीज, ये सब शामिल होंगे। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज की तरह ही जो हमारी जैन और सिख फैमिलीज हैं उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है और आर आल्सो ट्रीटेड एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर टैक्स पर्पजेज। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह ही जैन और सिख फैमिलीज को ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनके लिए लॉ नहीं बना हुआ है स्पेसिफिकली, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी इन इंडिया। किस प्रकार का जो टैक्स है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है। तो याद रखना है, जो इंडिविजुअल के ऊपर लगता है वो इनकम टैक्स कहलाता है, और जो कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर लगता है तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहलाएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डोमेस्टिक एज वेल एज जो फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रही हैं दोनों के ऊपर अप्लीकेबल है। और जैसे इंडिविजुअल की टैक्स की स्लैब्स होती हैं तो यहां पर कोई
टैक्स की स्लैब नहीं होती है, यहां पर एक फिक्स रेट से, फॉर एग्जांपल 30%, तो 30% की रेट से क्या है, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करंट टैक्स रेट ऑफ द फर्म्स एंड एलएलपी का मतलब क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के ऊपर कितना कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है, तो आपको याद रखना है 30%। ये चेंज भी हो जाता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, तो बुक के अकॉर्डिंग अभी कितना दिया गया है, 30% दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज कैटेगराइज्ड एज ए आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्संस। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस किन को डिफाइन किया गया है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस उनको डिफाइन किया गया है कि जिनको सेक्शन 2 के अंदर हम पर्संस की कैटेगरी के अंदर नहीं लिख पाए हैं, तो उनको हमने अलग से क्या कह दिया है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस कह दिया है। जैसे कोई ट्रस्ट हो गया, टेंपल हो गया, ठीक है, लीगल क्रिएशन के थ्रू, लॉ के थ्रू जिसको क्रिएट किया गया है, लॉ के थ्रू जिसको क्रिएट किया गया है। एंटिटी नॉट फॉलिंग अंडर द अदर कैटेगरी बट कैटेगराइज्ड by law. Artificial judiciary person refers to the entity which are not natural persons but are recognized as per the law. These could be temples, deities, legal creations that don't fall under the person category but are still the taxable. ऐसी entities जो टैक्सेबल हैं बट पर्सन कैटेगरी के अंदर, यानी कि सेक्शन 2 के अंदर जिनको डिफाइन नहीं किया गया है एज ए पर्सन, उनको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट प्रोवाइडेड टू ट्रस्ट क्रिएटेड होली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पजेज। ऐसे ट्रस्ट, ठीक है, ऐसे ट्रस्ट जो 100% चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए बनाए गए हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलता है टैक्स के अंदर, ठीक है, तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11। दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 11। तो ऐसे ट्रस्ट जो केवल धर्मार्थ कार्यों के लिए और रिलीजियस पर्पज के लिए बनाए गए हैं, उनको अंडर सेक्शन 11 के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये आप पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं। इट कैन बी क्रिएटेड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैन एंड सिख फैमिली आर नॉट कंसिडर्ड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये भी गलत है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये भी गलत है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड है, सेक्शन 2 के अंदर अभी आपने पढ़ा था। इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन हिंदू फैमिलीज। यस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन हिंदू फैमिलीज, ठीक है। जैसे दादा, फिर फादर, ठीक है, फिर सन, ऐसे करके आपके क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन हिंदू फैमिलीज। इट इज नॉट क्रिएटेड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट। इवन जैन एंड सिख फैमिलीज दो नॉट गवर्न बाय द हिंदू लॉ। जैन और सिख जो फैमिलीज हैं, उनको हिंदू लॉ के थ्रू हम गवर्न नहीं करते हैं, लेकिन टैक्स के मामले में उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को ट्रीट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है। उसके बाद है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ द इनकम आर क्लासिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको चीज समझनी है कि भाई जो मेरी इनकम है या किसी पर्सन की इनकम है, वो डिफरेंट सोर्सेज से हो सकती है, डिफरेंट कैटेगरी से हो सकती है। तो जब हम अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि मेरी टोटल इनकम कितनी है, ठीक है, तो वो उन इनकम्स को हम बहुत अलग अलग सोर्सेज से हो सकती है इनकम तो, लेकिन उनको मेजरली 5 कैटेगरीज के अंदर हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ताकि हम टोटल इनकम को कैलकुलेट कर सकें। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर क्लासिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट,
तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो इनकम है उसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट या गेन हो हमें बिजनेस से या अपने प्रोफेशन से। उसके बाद है कैपिटल गेन, और फिफ्थ है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमारे को इन 5 हेडिंग्स के अंडर अपनी टोटल इनकम को क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है कि मेरी जो इनकम है सैलरी से कितनी आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की रेंट से कितनी आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी से कोई अमाउंट यहां पर डाल लूंगा, हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी से मेरे को कुछ भी रेंट ना आ रहा हो तो यहां पर 0 फिल कर दूंगा। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर है तो ऐड करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। तो इन 5 हेडिंग्स के अंदर क्या है, किसी पर्सन की जो टोटल इनकम है उसको डिफाइन किया जाता है। तो आप याद क्या रखोगे, 5 हेड्स के अंदर 5 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया जाता है किसी पर्सन की इनकम को। ऑल इनकम अर्न बाय ए पर्सन इज कैटेगराइज्ड अंडर वन ऑफ दीज हेड्स। आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम द पेंशन इज क्लासिफाइड अंडर विच हेड ऑफ इनकम। तो याद रखना है इनकम फ्रॉम पेंशन ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनकम फ्रॉम पेंशन किस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज की जाएगी, तो ये मानी जाएगी इनकम फ्रॉम द सैलरी। ठीक है, इनकम फ्रॉम द सैलरी। तो पेंशन इनकम इज ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम द सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अराउंड 50,000 एंड अदर रिलेवेंट एग्जम्पशंस कैन बी क्लेम्ड अंडर दिस हेड। तो कोई व्यक्ति इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर पेंशन की इनकम है तो 50,000 तक की डिडक्शंस को ले सकता है। उसके बाद है व्हाट इज द टाइप ऑफ इनकम इज क्लासिफाइड अंडर इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या शामिल होता है, तो जो भी रेंटल इनकम होगी वही इसके अंदर क्या होगी, शामिल होगी। तो जो रेंटल इनकम, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी और मैंने उसको रेंट पर दे रखा है तो रेंट से जो मेरे को अर्निंग आ रही है वही क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जितनी भी मेरी इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी हुई, यानी कि रेंट के थ्रू मेरी इनकम होगी मान लो 5 लाख, तो अब मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन उसमें से कुछ मुझे डिडक्शंस अलाउडेड हैं। जैसे अगर मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है लोकल अथॉरिटीज को, तो वो मेरी इनकम में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इनकम बची वो टैक्सेबल होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लोन फ्रॉम द लोन फॉर प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टी बाय करने के लिए उसी प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा था, तो लोन के ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है तो उसके ऊपर जो टैक्स वो जो अमाउंट है उसको मैं क्या कर सकता हूं, डिडक्ट कर सकता हूं टैक्स के लिए। तो ये मुझे बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद है अंडर विच हेड इज द इनकम ऑफ डॉक्टर एंड आर्किटेक्ट्स विद देयर ऑन प्रैक्टिस टैक्स्ड। अगर वो खुद की प्रैक्टिस के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट से, तो उनकी जो इनकम हो रही है वो किस हेड के अंदर डिफाइन होगी, तो उनकी डिफाइन होगी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर उनकी इनकम क्या होगी, डिफाइन होगी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम द फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। ठीक है, ये सभी जो होंगे इज टैक्स्ड अंडर दिस हेड। तो सभी की जो इनकम होगी उसको इस कैटेगरी के अंदर ही क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। दिस इंक्लूड द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरी भी जो इनकम होगी वो किस हेडिंग के अंदर आएगी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर कौन कौन से सोर्सेस है जो हमें इनकम जनरेट हो रही है उनको ऐड किया जाता है। तो यहां पर समझिए सबसे पहले कैपिटल गेन क्या होता है। जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपने सस्ते रेट में खरीदी और महंगे रेट में बेच दी, तो बीच में जो आपको प्रॉफिट हो गया उसी को कैपिटल गेन कहा जाता है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, आज 100 के खरीदे और कल 150 के सेल कर दी, तो जो 50 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया वही क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। तो इस प्रकार का जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर जो आप मोटा पैसा इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमाते हो वही क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर
कैपिटल गेन कैटेगरी, तो इसके अंदर होगा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, म्यूचुअल फंड के सेल से, शेयर से, एग्रीकल्चरल लैंड, कुछ केसेस में एग्रीकल्चरल लैंड आपने बाय करके सेल कर दी तो उसके अंदर भी जो आपको इनकम जनरेट हुई वो भी क्या कहलाएगी, इनकम प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि कैपिटल गेन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो सेल ऑफ हाउस, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग के अंदर कौन कौन सी इनकम्स को इंक्लूड किया जाता है, तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जैसे मैंने बैंक के अंदर एफडी करा रखी है या सेविंग अकाउंट है तो उसके ऊपर जो मेरे को इंटरेस्ट की अर्निंग हो रही है तो वो भी मेरी क्या होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। उसके बाद मुझे कोई मेरी जो कोई लॉटरी लग गई है तो उसके थ्रू जो मेरी कमाई हुई वो भी यहां पर शामिल होगी। उसके बाद प्राइज मनी, ठीक है, मुझे गिफ्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, वो सभी मेरी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इफ इनकम डज नॉट फिट एनी अदर हेड इट इज यूजुअली फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अगर आपने बाकी के 4 हेडिंग्स के अंदर एडजस्ट करके देखा और कोई आइटम कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा तो उसको फिर यहां पर इस हेडिंग के अंदर क्या कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के केस में जब हमें टैक्स कैलकुलेट करना हो उस केस में ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहा जाता है या इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि उन 5 हेडिंग से जो अभी हमने डिस्कस की थी, सारी की सारी 5 हेड से जो भी हमें कलेक्टिवली इनकम जनरेट हो रही है वो सारी की सारी इनकम क्या कहलाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल 5 हेड्स बिफोर डिडक्शंस, किसी प्रकार की डिडक्शन करने से पहले जो भी हमारी टोटल इनकम है वही क्या कहलाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी, जिसके अंदर शामिल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इन सभी हेडिंग्स के अंदर जितना भी अमाउंट हुआ उन सभी को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद मुझे डिडक्शंस मिलती है, ठीक है। तो जो डिडक्शंस हैं वो अंडर सेक्शन 80C से 80U के बीच में दी गई है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से अलग है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U आर अप्लाइड आफ्टर कैलकुलेटिंग द ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। जब आप ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे और 80C से लेकर 80U तक जो भी हमारे सेक्शंस हैं उनके अंदर कहां पर आपको छूट मिल सकती है, डिडक्शंस मिल सकती हैं, वो डिफाइन की गई हैं। तो उसके बाद वो डिडक्शंस को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, जितना भी आपको डिडक्शन मिल सकती है, और उसके बाद जो इनकम बची है उसके ऊपर ही आपको क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट लिस्ट इनकम दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ऐसा कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि इन आइटम्स को टोटल इनकम के अंदर शामिल नहीं करना है, किसी पर्सन की इनकम के अंदर उन आइटम्स को शामिल नहीं करना है। वो आइटम्स और वो सेक्शंस कौन सा है, तो ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ आइटम्स को डिफाइन किया गया है कि इन आइटम्स को जब भी आप ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे उसके अंदर शामिल नहीं करोगे। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम, तो एग्रीकल्चरल इनकम को आप ग्रोस टोटल इनकम के अंदर शामिल नहीं करोगे। ऐसे ही स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन अगर आपको मिली है उसको भी आप इनकम के अंदर शामिल नहीं करोगे। उसके बाद है ग्रेच्युटी रिसीव्ड, आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है उसको भी आप शामिल नहीं करोगे। उसके बाद है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, आपने अपनी इच्छा से पहले ही क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, और उसका जो आपको कंपनसेशन मिला उसको भी टोटल इनकम के अंदर शामिल नहीं करोगे। कौन सी इनकम के अंदर, टैक्सेबल इनकम के अंदर, ग्रोस टोटल टैक्सेबल इनकम के अंदर आप शामिल नहीं करोगे। पार्टनर्स शेयर इन फर्म प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं दोनों मिलकर क्या करें, दोनों पार्टनर हैं और एक फर्म रन कर रहे हैं। कल को जो फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख में से 50,000 रुपए क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो आप वाला जो प्रॉफिट है उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं पे करना है, उसके ऊपर तो आप पे करोगे ना, तो मेरे हिस्से जितना होगा मैं उसी के ऊपर टैक्स पे करूंगा। तो पार्टनर शेयर इन फर्म्स प्रॉफिट, फर्म्स के प्रॉफिट में पार्टनर्स का जो शेयर है उसके ऊपर भी टैक्स पे नहीं करना है, उसके ऊपर भी हमें क्या है, टैक्स नहीं पे करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10? सेक्शन 10 के अंदर इनमें से कौन सी इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको टोटल ग्रोस इनकम के अंदर शामिल नहीं करना है? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर इन ए फर्म, तो ये तो अभी अभी जस्ट हमने कवर किया है, तो इजी है, ये तो रिपीट हो रहा है। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम कंबाइंड डिडक्शन लिमिट फॉर द सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD सब सेक्शन ए के अंदर टोटल डिडक्शंस कितनी मिल सकती हैं? तो कुल मिलाकर ये है कि 80C के जितने भी सेक्शंस हैं उसके अंदर कुल डिडक्शंस किसी व्यक्ति को कितनी मिल सकती है? तो याद रखना है 1,50,000। तो मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक की 80C के अंदर आपको डिडक्शंस मिल सकती हैं। वो डिडक्शंस किसके संबंध में मिल सकती है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है तो उसको टैक्सेबल इनकम के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन जो किया है उसको टैक्सेबल इनकम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सर्टेन म्यूचुअल फंड्स एंड एन्युटी। ठीक है, एन्युटी क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर जो पैसा डिपॉजिट करते हो किसी स्कीम के अंदर, वो एन्युटी कहलाती है। जैसे क्वार्टरली या मंथली आप कुछ एक अमाउंट स्पेसिफिक आप डिपॉजिट करते हो कहीं पर, तो इन्वेस्ट करते हो कहीं पर, तो वो क्या कहलाएगा? एन्युटी कहलाएगा। ठीक है, सेम इंटरवल पर होना चाहिए। तो इन सभी के ऊपर आपको टोटल मिलाकर कितना डिडक्शन मिलेगा? 1,50,000 रुपए तक का टोटल डिडक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद है विच सेक्शन अलाउ द डिडक्शन फॉर पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए जो डिडक्शंस हैं वो आपको किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई हैं? तो सेक्शन 80D के अंदर डिडक्शंस डिफाइन की गई हैं रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन 80D provides the deductions for the health insurance premium paid for। अब वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके बारे में हो सकता है? वो आपका हो सकता है, आपकी स्पाउस या चिल्ड्रंस के लिए हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, और कितने अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा कि जिसका भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी एज कितनी है, तो कितने अमाउंट तक की आपको डिडक्शंस मिल सकती है, तो वो एज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिडक्शंस फॉर द इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इज अवेलेबल अंडर विच सेक्शंस? तो अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन के ऊपर हो सकता है फॉर एग्जांपल आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना भी आपका इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 40,000 क्या किया? आपने इंटरेस्ट पे किया एक साल के अंदर। ठीक है, 40,000 इंटरेस्ट पे किया, तो इस 40,000 के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो ये आपको डिडक्शन मिल गई। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो ये किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है? तो अंडर सेक्शन 80E। ई से याद रख लो एजुकेशन, याद रखना आसान हो जाएगा। तो सेक्शन 80E अलाउ द डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। ये लोन किसी के लिए भी हो सकता है, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स, किसी के लिए भी फैमिली में, और लगातार आप 8 साल तक, 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप इस डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 80G प्रोवाइड्स डिडक्शंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? 80G किसके संबंध में है? तो आपको बताना है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के संबंध में कौन सा सेक्शन है? 80G है। तो अगर आपने डोनेशंस किया है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चैरिटी की है, तो उसकी स्लिप्स के आधार पर आप क्या ले सकते हो? डिडक्शंस ले सकते हो। लेकिन वो डिडक्शंस आपको कितनी मिलेगी? उसके ऊपर 50% डिडक्शन मिलेगी या 100% डिडक्शन मिलेगी? वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर। What does section 80TTA deal with? इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80TTA किसके बारे में है? तो ये है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। तो अगर आपने बैंक्स के अंदर कुछ पैसा डिपॉजिट किया है, उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए तक की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शंस मिल सकती हैं उसके ऊपर। अगर हो सकता है आपने 20,000 रुपए की
मान लो आपने 30,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न किया पूरे साल में, तो उसमें से जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स नहीं देना है, वो डिडक्ट हो जाएगा आपकी टोटल इनकम में से। बाकी का केवल 20,000 रुपए ही क्या होगा, शामिल होगा, उसके ऊपर ही टैक्स बनेगा। तो 10,000 रुपए तक की इंडिविजुअल को और सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए तक की डिडक्शंस मिल जाती हैं, डिडक्शंस मिल जाती हैं, ठीक है। और ये सेविंग आपने किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर की हो तो सभी के ऊपर एलिजिबल होगा। Which section offer the deductions for the interest income on deposits for the senior citizen? सीनियर सिटीजन के लिए डिपॉजिट्स के ऊपर जो डिडक्शंस मिलती हैं वो किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है? तो याद रखना 80TB है। पिछला क्या था, ए था, अब ये क्या है, बी है, ये याद रखना है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80U इज मीन्ड फॉर विच कैटेगरी ऑफ ए पर्सन? तो अंडर सेक्शन 80U के अंदर जो डिडक्शंस मिलती हैं वो किस प्रकार के लोगों के लिए होती हैं? तो याद रखना है पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन जिनको आप कहते हो, उनको मिलती है। और कितने तक की डिडक्शन मिलती है 80U के अंदर? अगर मोर देन 40 या इक्वल टू 40% तक की डिसेबिलिटी है तो वहां पर डिडक्शंस मिलती है 75,000 रुपए तक की। 75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, ये आपकी टोटल इनकम से लेस हो जाएंगे, बाकी के अमाउंट पर ही टैक्स बनेगा, ठीक है। और अगर डिसेबिलिटी है 80% या इससे ज्यादा की तो 1,25,000 रुपए तक की, इसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं, 1,25,000 रुपए तक की आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी। डिडक्शंस मतलब टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दोगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर ही टैक्स पे करना है, इतना अमाउंट टैक्स फ्री आपका हो जाएगा। Which section of the Income Tax Act provide the individuals the option to choose a new concessional tax regime? अब दो प्रकार की टैक्स रिजिम है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम है और एक न्यू टैक्स रिजिम है। ओल्ड टैक्स रिजिम्स के अंदर आपको डिडक्शंस देखने को मिलती हैं, आपको छूट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम्स के अंदर जो टैक्स स्लैब है उनका अमाउंट क्या है, बड़े अमाउंट पर कम टैक्स है, यानी कि टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल इनकम का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन वहां पर जो डिडक्शंस हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम्स के अंदर आपको डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको क्या करना है, जितनी भी डिडक्शंस हैं उनको गिव अप करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा, तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो न्यू टैक्स रिजिम है और ओल्ड टैक्स रिजिम है ये कहां पर डिफाइन किया गया इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर? तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 BAC के अंदर, सेक्शन नंबर 115 BAC के अंदर डिफाइन किया गया है न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम। दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड चूज किया है तो आप ओल्ड पर चलते रहिए, लेकिन जब भी आप न्यू चूज कर लेंगे तो वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ओल्ड रिजिम के अंदर नहीं जा सकते हैं। What is the key requirement for opting into the new tax regime under section 115 BAC? न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाने के लिए क्या शर्त रखी गई है? शर्त बस यही रखी गई है कि आपको जितनी भी डिडक्शंस थी उन सभी को आपको त्यागना पड़ेगा, उनका गिव अप करना पड़ेगा। तो मस्ट फॉरगो द स्पेसिफाइड एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस। Which section offer a reduced corporate tax rates for the domestic companies? डोमेस्टिक कंपनीज को जो टैक्स का बेनिफिट है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का, उसके अंदर छूट मिल जाती है, वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? तो अंडर सेक्शन 115 BAA के अंदर क्या है, छूट मिल जाती है और उनको 30% कॉर्पोरेट टैक्स ना पे करके उनको कितना पे करना पड़ता है, 22% प्लस सरचार्जेस एंड सेस, इतना ही पे करना पड़ता है। यहां तक कि हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए हम छोटे लेक्चर्स में इन चीजों को कवर करेंगे ताकि आपको देखने में भी सुविधा रहे। तो इसी को एक पार्ट में और डिवाइड करते हैं और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।